इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही लड़की कोई और नहीं बल्कि भिवानी जिला के रहने वाली 19 साल की मनीषा है, जो इस वक्त नर्सिंग का फॉर्म लेने अपने कॉलेज जा रही थी। मनीषा एक सीधी सादी और काफी खुशमिजाज लड़की थी, जो कि अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक प्ले स्कूल में टीचर थी, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी तक ही सीमित थी। वो रोजाना अपने घर से प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबह 8 बजे निकल जाती और ज़रूरत पड़ने पे कभी कभार अपने कॉलेज चल जाती, क्योंकि वो प्ले स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ नर्सिंग की भी तैयारी कर रही थी। और उस दिन 11 अगस्त 2025 को वो प्ले स्कूल से निकलने के बाद अपने पिता को फ़ोन कर बताती है कि वो नर्सिंग का फॉर्म लेने कॉलेज जा रही है, और प्ले स्कूल से निकलने के बाद फौरन बस पकड़ कॉलेज की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम इतना दर्दनाक और इतना खौफनाक होगा, जिसे देख शायद शैतान भी सहम जाए। इस केस में आगे जो होने वाला है वह न सिर्फ एक घिनौना बल्कि एक खौफनाक वारदात को भी दर्शाता है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे इंसाफ के नाम पर दिन दहाड़े कानून और कार्यवाही के आड़ में आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। इसलिए इसे समझने के लिए हमने इस केस से जुड़े हर एक एंगल्स को मद्देनजर रखी और वह सारे सवाल उठाए हैं जिसे दबाने के लिए ये सिस्टम ने हर मुमकिन कोशिश किया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे जितना हो सके सब तक जरूर पहुंचाएं। यह केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोहारू में धानी लक्ष्मण गांव का। हर रोज की तरह मनीषा 11 अगस्त को भी अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है। मनीषा को उम्मीद नहीं थी कि घर से निकले उसके यह कदम वापस कभी घर के दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई थी, और उसे उसके फादर ने ही कुछ दिन पहले फॉर्म लाने को कहा था। दिन ढलने तक जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो घर में मौजूद मनीषा के दादाजी को उसकी फिक्र होने लगी। गुजरते वक्त के साथ दादाजी की फिक्र बढ़ती ही जा रही थी, और इसी फिक्र में वह बस के ड्राइवर के पास पहुंचे, जिस बस से मनीषा रोज स्कूल के लिए जाया करती थी। बस ड्राइवर ने दादाजी को बताया कि मनीषा को स्कूल के बाद कॉलेज से एडमिशन फॉर्म लेने जाना था, जिस वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया होगा। बस ड्राइवर की यह बात सुन दादाजी को थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन जब शाम 4:30 बजे तक भी मनीषा घर नहीं लौटी तो वह मनीषा के पिता संजय सिंह को कॉल कर बताते हैं कि इतनी देर हो गई, मनीषा अभी तक घर नहीं आई। देर शाम करीब 6:15 बजे संजय के पास मनीषा का कॉल आता है, लेकिन 10 सेकंड चली इस कॉल में उधर से उन्हें मनीषा की कोई आवाज नहीं आती और कॉल कट जाती है। उसके बाद मनीषा का फोन स्विच्ड ऑफ आने लगता है। घर पर कॉल किया तो पता चला कि मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी थी। दिल में जब किसी अनहोनी का डर सताने लगा तो बिना देर किए संजय तुरंत लोहारू से बस पकड़कर सिंघनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से मनीषा नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी। जब संजय कॉलेज के गार्ड से पूछते हैं कि क्या वहां कोई मनीषा नाम की लड़की आई है, तो वह लोग साफ इनकार कर देते हैं, और कॉलेज के रिसेप्शन पर भी संजय को यही जवाब मिलता है। लेकिन संजय ने जो बात नोटिस की वह यह थी कि उस रिसेप्शन पर मौजूद उन तीनों ने ही शराब पी रखी थी। संजय ने तुरंत 112 डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी फॉर्म लेने कॉलेज आई थी, लेकिन यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि वो आई ही नहीं है, और तो और इन्होंने शराब भी पी रखी है। और जब दोबारा संजय पुलिस वालों के साथ कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस वालों ने उन पर सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कोई जोर नहीं दिया कि हाँ भाई, एक लड़की की बात है, शाम हो रहा है, तुम किसी तरह भी सीसीटीवी फुटेज दिखाओ ताकि हमें उनकी बेटी को ढूंढने में मदद मिल सके। लेकिन पुलिस वाले ने ऐसा किया नहीं, बल्कि उन स्टाफ में से एक के कंधे के ऊपर
हाथ रख वापस लौट आए। इसके बाद संजय अपनी चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात पर जरा भी तवज्जो नहीं देती और यह कहकर बात टाल देती है कि इतनी सारी लड़कियां आजकल लड़कों के साथ भाग रही है, क्यों घबरा रहा है? तेरी बेटी मनीषा भी किसी के साथ चली गई होगी या फिर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई होगी, 1-2 दिन में वापस लौट आएगी। पुलिस से ही अपनी बेटे के लिए ऐसी बात सुन और उनका यूं ढीला ढाला रवैया देख मनीषा के पिता संजय बेबस और उदास होकर घर लौट आते हैं। लेकिन संजय बहुत बेचैन थे। एक जवान लड़की, बल्कि खुद की बेटी, किसी काम से बाहर जाए और पूरा दिन, पूरी रात घर वापस लौट कर ना आए, बेचैनी तो होगी ही। इसी बेचैनी के आलम में अगले दिन सुबह यानी 12 अगस्त को संजय दोबारा लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सारा दिन सिर्फ बहानेबाजी करने के बाद फाइनली शाम 5:30 बजे एएसआई शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके बाद जब एएसआई शकुंतला आइडियल कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने के लिए कहती हैं, तो उन्हें भी कॉलेज स्टाफ फुटेज दिखाने से इनकार कर यह बोल देता है कि आज आईटी डिपार्टमेंट के स्टाफ मौजूद नहीं है। पुलिस वहां से वापस लौट आती है और मनीषा के पिता संजय को यह कह दिया जाता है कि कल सुबह कॉलेज आकर खुद ही सीसीटीवी फुटेज देख लेना। अगले दिन 13 अगस्त को संजय कॉलेज जाने के लिए घर से निकले ही थे कि उसी वक्त उनके पास एएसआई शकुंतला का कॉल आता है कि उन्हें आइडियल कॉलेज से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास खेत में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त के लिए उन्हें वहां आना होगा। एएसआई की यह बात सुन संजय का दिल बैठ गया और वह बिना देरी किए बॉडी की शिनाख्त करने के लिए वहां पहुंच गए। बॉडी देखते ही संजय की मानो दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। उनके सामने उनकी बेटी बेजान हालत में पड़ी हुई थी और बॉडी की कंडीशन ऐसी कि किसी का भी दिल दहल जाए। मनीषा का चेहरा बुरी तरह डिकम्पोज हो चुका था, जैसे उस पर एसिड डाला गया। उसकी दोनों आंखें गायब थी, चेहरा इस कदर गल सा गया था कि पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। मनीषा की गर्दन एक तरह से गायब ही थी, सिर्फ चमड़े के सहारे जिस्म से जुड़ी हुई थी। मनीषा की मौत की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई और जो भी मनीषा की बॉडी देख रहा था, उन सभी के मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर इतनी कमसिन उम्र की मनीषा को इस बेरहमी से क्यों मारा और उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो इस दर्दनाक हैवानियत को अंजाम दे गया? जितने लोग मनीषा की मौत की खबर सुन रहे थे, उन सभी में अब गुस्सा बढ़ने लगा था और बड़ी तादाद में उस जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी थी जहां पुलिस को मनीषा की बॉडी मिली थी। गुस्साई भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जल्दी जल्दी उस एरिया को सीज कर दिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया। पुलिस के शुरुआती रवैया की वजह से भीड़ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सभी का कहना था कि अगर पुलिस ने समय रहते एक्ट किया होता तो आज शायद मनीषा जिंदा होती। उस गांव के अलावा आसपास के गांव के भी लोग इकट्ठा होने लगे थे और धरने पर बैठे सभी लोग की जुबान पर बस एक ही नारा था कि उन्हें मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए और वह तब तक नहीं रुकेंगी जब तक मनीषा के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन मनीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया, उससे ना ही मनीषा का परिवार और ना ही हरियाणा के लोग सहमत थे। इनफैक्ट उससे तो केस की रुख ही बदल गई। जिसने भी बॉडी को देखा था, सबको इस बात पर यकीन था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है और फिर उसको टॉर्चर कर मर्डर कर दिया गया है। लेकिन 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ने बताया कि मनीषा की किडनी और इंटेस्टाइन में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है, उसके ट्रेसेस मिले हैं और रेप के एंगल को यह बताकर डिनाई कर दिया गया कि मनीषा की बॉडी या कपड़ों पर कोई सीमेंट नहीं मिला और ना ही उसके बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस इस नतीजे पे आ जाती है कि मनीषा का ना तो मर्डर हुआ और ना ही रेप। इसके बाद मनीषा के परिवार के साथ पूरे राज्य की जनता का पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटना तय था और हुआ भी यही। इसलिए केस को धुलमिल करने के लिए
सरकार ने कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर कर दिया तो वहीं कुछ को सस्पेंड। बात ज़्यादा ना फैले तो इंटरनेट को भी शट डाउन कर दिया और घर वालों को शांत करने के लिए बॉडी को सेकंड पोस्टमार्टम के लिए 16 अगस्त को रोहतक पीजीआई में भिजवा दिया। लेकिन यहाँ की रिपोर्ट तो उससे भी ज़्यादा गड़बड़ निकली। पीजीआई मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि गले में जो कट के निशान हैं वह इरेगुलर हैं, इसलिए ऐन मुमकिन है कि इसी जंगली जानवर ने इसे काटा हो। साथ ही वही सेम बातें दोहरा दी गई जिसमें सीमेन के ना मिलने से रेप का एंगल ना होना, चेहरे की बुरी कंडीशन के पीछे एसिड अटैक नहीं बल्कि जंगली जानवर के काटने जैसी बातें कही गई। जब यह डिटेल्स घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया और यह मांग की कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाएंगे वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 18 अगस्त को पुलिस अचानक से यह क्लेम करती है कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला। बॉडी मिलने के इतने दिनों बाद पुलिस के पास यह नोट कैसे आया? और अगर पहले से यह नोट था तो फिर इतने दिनों तक छुपाकर क्यों रखा गया? सभी जनता और परिवार वालों को लगने लगा कि यह एक बहुत बड़ा कवर अप है किसी बहुत ही पहुंच वाले शख्स को बचाने के लिए, जो इस केस का असली गुनहगार है। इंसाफ और न्याय के लिए उठी आवाज को शांत करने के लिए एक दिन बाद हरियाणा के सीएम का ट्वीट आता है कि मांग के मुताबिक इस केस की सीबीआई जांच होगी और एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। लेकिन शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम में इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ हुई है या फिर शायद करी गई है कि सच सामने आना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको चलिए गहराई से समझते हैं। पुलिस ने एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया, ना ही समय रहते सख्ती से कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज को निकलवाई और ना ही क्राइम सीन्स को सही से प्रिजर्व किया। इनफैक्ट ना तो मनीषा का मिसिंग फोन ढूंढा और ना ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट एक्टिव लोकेशन को चेक किया, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बेसिक स्टेप होता है। बॉडी की कंडीशन देखकर यह साफ था कि गर्दन और उसके ऊपर के पूरे हिस्से को जानबूझकर कंप्लीटली डैमेज किया गया था, क्योंकि सिर्फ गर्दन से ही यह पता चल सकता था कि मर्डर स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोटने से हुआ है। पुलिस और डॉक्टर्स का यह कहना है कि इसे किसी जानवर ने खाया होगा, लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? क्योंकि जानवर हमेशा सॉफ्ट टिश्यूज वाले पार्ट को पहले खाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ गले के हार्ड बोन वाले हिस्से को नुकसान हुआ और सॉफ्ट टिश्यूज को जानवर ने टच तक नहीं किया। मनीषा के कपड़े भी अनटच थे, ना वो जानवरों के नोचने से फटे थे और ना ही उसमें किसी भी जानवर का सलाइवा मिला, जो कि ऑब्वियसली ये सारी चीजें पाई जाती अगर बॉडी को सच में जानवर ने खाया होता। ऐसा लगता है कि ये सारे थ्योरीज सिर्फ सच को छुपाने के लिए बनाई गई हो। बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स मिसिंग नहीं था और नेक से नीचे की पूरी बॉडी इंटैक्ट थी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। भिवानी सिविल हॉस्पिटल की पीएम रिपोर्ट में यह मेंशन है कि सलवार फटी हुई थी और नाड़ा खुला हुआ था। येलो कलर सलवार फाउंड टॉर्न एंड नाड़ा फाउंड ओपन विथ स्ट्रगल साइन एप्रिसिएटेड ओवर सलवार, यानी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रगल के क्लियर साइन थे, मतलब मनीषा ने खुद को बचाने की कोशिश की थी। सरप्राइजिंगली मनीषा के दोनों घुटनों पर गहरी चोट भी थी, पर सलवार उस जगह से एकदम साफ थी। अगर चोट के वक्त मनीषा की बॉडी पर सलवार होती तो जाहिर सी बात है कि वह भी उस जगह से घिसी या फटी होती, यानी सलवार डेथ से पहले उतारी गई और फिर डेथ के बाद पहना दी गई। और हैरानी की बात यह है कि रेप के एंगल को सिर्फ सीमेन का ना मिलने से डिनाई कर दिया गया, जबकि एज पर सुप्रीम कोर्ट नॉन प्रेजेंस ऑफ सीमेन इज इमटेरियल, यानी सीमेन के प्रेजेंस या एब्सेंस से रेप का होना या ना होना वेरीफाई ही नहीं करता। और पॉइजन वाले एंगल को देखें तो क्राइम सीन से बॉटल, रैपर या पेपर कुछ भी तो मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और पॉइजन के कंजम्पशन के बाद के साइन जैसे डायरिया, मुंह से झाग, वोमिट, इनके स्टेन्स कपड़े पर मिलते, लेकिन ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। क्राइम सीन पर मनीषा की जूतियां ऐसे पड़ी मिली
जैसे किसी ने जानबूझकर उतारकर फेंकी हो। क्राइम सीन के पास शराब के बोतल और टायर के निशान भी मिले, लेकिन उनका फॉरेंसिक टेस्ट कराना पुलिस ने जरूरी नहीं समझा। सॉइल सैंपल, टायर प्रिंट्स का मैच एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल टावर का डंप, यानी उस एरिया के आसपास कौन से नंबर एक्टिव थे, कौन बाद में बंद हो गए, उन्हें ट्रेस करना। पुलिस ने एफर्ट्स के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। या मनीषा के कॉल रिकॉर्ड्स, उसके फ्रेंड सर्कल, स्कूल, रिलेटिव का कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया। ना ही लड़ाई झगड़े, एफआईआर के एंगल को चेक किया गया। सबसे बड़ी बात, भिवानी सिविल हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक दूसरे से मैच ही नहीं करती है। भिवानी पीएम रिपोर्ट में मेंशन है कि आई बॉल्स मिसिंग है, वहीं रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट में लिखा गया है कि कॉर्निया और प्यूपिल फुल्ली डिकम्पोज थे। जब पार्ट था ही नहीं तो डिकम्पोजिशन हुआ कैसे? अब बात करें विसरा की, तो भिवानी हॉस्पिटल ने विसरा के लिए सिर्फ हाफ किडनी और स्प्लीन के पार्ट्स भेजे थे, लेकिन बॉडी जब रोहतक पीजीआई गई तो वहां उन्होंने किडनी, स्प्लीन, यूटेरस, इनफैक्ट ओवरीज तक को कंप्लीटली एब्सेंट बता दिया। सवाल यहाँ पे यह उठता है, जब सिर्फ हाफ किडनी और स्प्लीन के पार्ट्स ही भेजे गए तो फिर कंप्लीट ऑर्गन को ही एब्सेंट कैसे बता दिया गया? इतना ही नहीं, रोहतक पीजीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि बॉडी में मिट्टी लगी हुई थी, जबकि भिवानी हॉस्पिटल पीजीआई के पास प्लास्टिक में रैप फुल्ली वॉश्ड बिना कपड़ों के बॉडी भेजी गई थी, क्योंकि एक बार बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उसे वॉश कर दिया जाता है। ऐसे में रोहतक पीजीआई को बॉडी में मिट्टी और बालों पर घास पत्तियां कैसे मिली? इन सभी पॉइंट से यह पता चलता है कि या तो रोहतक पीजीआई के रिपोर्ट को जानबूझकर ऐसा बनाया गया, या फिर जल्दबाजी में ओवरसाइट में गलत रिपोर्ट बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब लोगों ने हंगामा शुरू किया तो ड्रामे के लिए सिर्फ नाम के खातिर एक और पोस्टमार्टम करवा दिया गया, ताकि सबको यह लगे कि उनकी मांग पर अनबायस्ड इंक्वायरी हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर साइंटिफिक एंगल से देखें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन डेथ का टाइम भी डाउटफुल है। देखा जाए तो साइंटिफिकली डेथ होने के बाद आसपास की एरिया में मौजूद मक्खियां डेथ से 2-3 घंटे में डेड बॉडी पर अंडे दे देती, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनीषा के डेड बॉडी पर मिलेगी। लेकिन जब डेथ को 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉडी पे मैगेट्स पड़ जाते हैं। यहाँ पोस्टमार्टम के वक्त मनीषा के बॉडी पर मैगेट्स नहीं मिले, मतलब मनीषा का पहला पोस्टमार्टम उसकी डेथ से 24 घंटे के अंदर हुआ था। बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनीषा की मौत 2 दिन पहले ही हो गई थी। जहां बारिश के मौसम में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, ऐसे में अगर डेथ हुए 2 दिन हो गए होते तो बॉडी में मैगेट्स जरूर मिलते हैं। यानी यह पॉइंट्स तो डायरेक्टली रिपोर्ट में मेंशन डेथ की टाइमिंग को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इससे यह भी जाहिर होता है कि मनीषा की डेथ और फर्स्ट पोस्टमार्टम के बीच 24 घंटे से कम का समय होगा। पहला पोस्टमार्टम 14 अगस्त की शाम 7 बजे हुआ, यानी डेथ 13 अगस्त की शाम 7 बजे के बाद ही हुई होगी। साइंटिफिक अप्रोच से इस एंगल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस केस में जितने भी रीजन दिए गए हैं वह बेहद खोखले से लगते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है वह नोट जो पुलिस को मनीषा के बॉडी मिलने के कई दिन बाद मिला, और इससे भी बड़ी बात उस नोट की हैंडराइटिंग। जो नोट दिखाया जा रहा है उसमें हर वर्ड अलग अलग लिखा हुआ है, मानो लिखने वाले ने बड़ी तसल्ली और खुशमिजाज अंदाज में लिखी हो। जबकि इस तरह के नोट लिखने वाले की कैफियत इतनी एजिटेटेड होती है कि ऐसे में हैंडराइटिंग का फ्लो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, ना कि इतना कंपोज्ड। नोट में ना तो मनीषा ने इस तरह के किसी कदम और ना ही ऐसी किसी इंटेंशन का जिक्र किया है जैसा पुलिस बता रही है। दूसरा पॉइंट है इंसेक्टिसाइड का, जो एज पर पीएम रिपोर्ट ऑर्गेनोफॉस्फोरस के फॉर्म में मनीषा के बॉडी में मिला। बट कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे देश के खेतों में ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है, जिसके चलते इसके रेसिड्यूज ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। ऐसे में अगर कोई खेतों में लगे ट्यूबवेल का पानी पीकर ब्लड टेस्ट करवाए तो उसके बॉडी में भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस के ट्रेसेस मिल जाएंगे। बट पुलिस के अकॉर्डिंग मनीषा खुद जाकर इसे दुकान से खरीदी। पुलिस ने इस पॉइंट को साबित करने के लिए बिल और रजिस्टर की एंट्री तक शो कर दी, जहां लोग जनरली दुकान से सामान खरीदने के बाद भी
बिल नहीं मांगते हैं। वहाँ एक लड़की जो जिंदगी से परेशान होकर सुसाइड करने जा रही हो, वो पॉइजन खरीदने के बाद दुकान से बिल मांगती है और शॉप्स के रजिस्टर में एंट्री भी करती है। जहाँ आज रेप और मर्डर के एंगल को डिनाई कर दिया गया, वहाँ इसी केस की शुरुआत में खुद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा कि गलत काम करके गला रेत कर हत्या। मतलब पहला दिन पुलिस ने खुद मर्डर के एंगल्स को माना और फिर आगे जाकर पूरा नैरेटिव ही बदल गया। जब न्याय के लिए आवाज उठी तो सरकार ने पुलिस ऑफिसर्स के सस्पेंशन और ट्रांसफर का चॉकलेट थमा दिया, जबकि जरूरत थी कि इस केस को एक अच्छे और ईमानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले ऑफिसर्स को सौंपने की। लेकिन नहीं, उल्टा सच और नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए कई सिटीज में इंटरनेट को ही शट डाउन कर दिया गया। पिछले सारे प्रोसीजर्स को देखते हुए अब तो इसकी उम्मीद भी बेहद कम है कि इस केस में सीबीआई या फिर एम्स की थर्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ नया खुलासा कर पाएगी। सो ये पूरा केस यही दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन में इतने लूप होल्स हैं कि अगर असली कातिल पकड़े भी जाए तो वो भी बड़े आराम से कानून की गिरफ्त से बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को जाता है। इन सब वजहों से यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक क्लियर कट मर्डर का केस दिख रहा है विथ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू रेप, जिसे नेग्लिजेंस और मैनिपुलेशन से इतना डैमेज कर दिया गया है कि सच और इंसाफ की उम्मीद करना नामुमकिन सा लग रहा है।